कल सबको शिकायत। हम आपका वेलकम करते हैं सैटरडे फैमिली मीटिंग में। रिकवरी की इस जर्नी में जहाँ पे हम अपने लव्ड वन की रिकवरी पे फोकस कर रहे हैं, उसके पैरेलली हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जो हमारी भी कहीं ना कहीं हम सब फैमिली मेम्बर्स की भी हीलिंग कर रहा है। तो रिकवरी खाली एक एब्स्टिनेंस नहीं है, रिकवरी इज मच मोर देन कि नशा छोड़ दिया है, सिर्फ उस पर फोकस नहीं रहता कि हम वापस अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर सके हैं, रिजॉयस कर सके हैं, वापस हेल्दी हमारे अंदर कोपिंग मैकेनिज्म आ गए हैं कि हम उन सिचुएशंस उन ट्रिगर्स के साथ कैसे डील करें। हम लास्ट वीक से अपने यहाँ पे लव्ड वंस के साथ यानी हमारे पेशेंट्स के साथ हम 6 C's इन एडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी बीमारी में हम होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो हमें उस चीज़ में बिल्कुल बताते हैं कि हाँ, ये सिम्टम्स मेरी बीमारी ये है, मुझे इसकी तरफ लेके जा रहे हैं। नॉर्मली आप देखिए मलेरिया हो, बुखार चढ़ेगा, बदन दुखना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशंस ब्लड वर्क हो तो पता लग जाता है जी मलेरिया है। तो साइन एंड सिम्टम्स के कारण हम हॉस्पिटल गए थे। बट व्हेन इट कम्स टू एडिक्शन, क्योंकि इस बीमारी में एक सिम्टम डिनाइल कि हम नहीं मानते, उस डिनाइल की दीवार को थोड़ा सा हिलाने के लिए हम बार बार इस वीक में एडिक्शन के साइन एंड सिम्टम्स जो हमने 6 C's में उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, उस पे हमने आज आपके साथ ही डिस्कशन करने की बात की है कि वो 6 C's इन एडिक्शन कि वो कौन से 6 C's थे जो बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स बताते हैं। और उसके पैरेलली, क्योंकि हम यहाँ पे सब रिकवर हम प्रॉब्लम लेकर आए थे, बट अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। उस सोल्यूशन के लिए, उस रिकवरी के प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए वो कौन से पैरेलल 6 C होंगे, मतलब एक अल्फाबेट से हम एडिक्शन की कहानी को समझेंगे कि बीमारी क्या है, और उसके पैरेलली हम उसी अल्फाबेट से रिकवरी के प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये सीज हमारे लाइफ में आए तो जिस बीमारी से हम स्ट्रगल कर रहे हैं हम उससे मच बेटर आगे बढ़ सकते हैं, और उसके साथ रहकर हम अपनी लाइफ की इक्वालिटी को ब्लैक एंड वाइट से एलईडी वाली लाइट में लिव कर सकते हैं। तो हेयर वी प्रोसीड। मैम ने बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया है। एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें इनसाइट टुवर्ड्स द डिजीज नहीं होती। इनसाइट को अगर मैं बोलूं, सोच नहीं हैगी मैनू कि मैनू की बीमारी है। एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को पता ही नहीं होता कि वो बीमार है और उसको किसी चीज की जरूरत है और वो मदद नहीं मांगता। बेसिकली पेट दर्द हो रही है, सिर दर्द हो रही है, हमारी चेस्ट में पेन हो रही है, तो हम फटाफट से मदद मांगते हैं। हम जाते हैं डॉक्टर के पास, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, अपने टेस्ट करवाते हैं, यहाँ तक कि स्कैनिंग्स तक करा लेते हैं और हेल्प सीख करते हैं कि फटाफट से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। पर बहुत ही दुख वाली बात है कि एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज की कैपेसिटी ही नहीं होती है मदद मांगने की, क्योंकि उसको इंसाइट ही नहीं होती, क्योंकि उसको लगता है कि वो अभी बीमार हुआ ही नहीं है। उसको लगता है कि वो तो ठीक है। जो मैम ने बात करी है, एडिक्शन की डिजीज में हम डिनाइल से लेके रिकवरी की तरफ जाते हैं और ये जर्नी है और इस जर्नी को टाइम लगता है। हम मोस्टली कई बार बोलते हैं 2 से ढाई साल लग जाते हैं। इनिशियली हम बोलते हैं हमें 100 दिन चाहिए। 100 दिन इसलिए चाहिए क्योंकि एक पर्पस है, हर एक दिन का पर्पस है। पहले हफ्ते में इतनी चीज ठीक होएगी, दूसरे में इतनी होएगी, तीसरे में इतनी होएगी। कई बार हमने खुद देखा है कि डिनाइल ब्रेक करते करते 1.5 महीना 2 महीने हो जाते हैं, फिर जाके कहीं इनसाइट टुवर्ड्स द डिजीज आती है। नहीं तो उतनी देर बंदा रेजिस्ट ही करता रहता है, रेजिस्ट ही करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर है, शुगर हुई है किसी को और वो क्या करता है, पहले पहले जामुन खाएगा, फिर जामुन के पत्ते खाएगा, फिर वो नीम के पत्ते खाएगा, फिर वो और कोई इधर उधर का देसी इलाज करेगा। एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नहीं नहीं मुझे शुगर नहीं हो सकती है। जब काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, शुगर के लेवल्स बढ़ जाएँगे, कोई ज़ख्म हो जाएगा और डॉक्टर कहेगा अब तो ये ज़ख्म आपका पैर काटना पड़ेगा, फिर जाके हम जाएँगे इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है, इंसुलिन के लिए बहुत सारे पेशेंट्स रेज़िस्ट करते हैं, रेज़िस्टेंस होती है कि तुसी दवाई दे दो, तुसी कोई और तरीका दे दो, इंसुलिन ना लाना प्लीज़। जबकि इंसुलिन इज़ द फास्टेस्ट वे टू क्योर द डायबिटीज़। इन द सेम वे एडिक्शन में मरीज़ कहता है मुझे दाखिल मत कराओ, मुझे एडमिट मत कराओ आप, मुझे अपने पास रख लो, अपने साथ रख लो,
बंद कमरे में रख लो, हम कहीं घूमने चले जाते हैं, आप मेरे को परख के देख लो, मुझे एक मौका दे दो, मुझे आप देखो मैं दिन रात आपके साथ रहूँगा, मैं नहीं नशा करूँगा। हमें ये पता ही नहीं लगता कि मरीज़ जो है वो उसकी बीमारी एक्चुअली कहीं न कहीं हमसे खेल खेल रही है। तो ये जो आज हमने बात करी है, कुछ साइन एंड सिम्पटम्स हैं जो हमें पता लगेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि वाक़ई यस ये बीमारी है और हम फँस गए हैं। सबसे पहले जो हमारा है, एडिक्शन इज़ नॉट अबाउट यूजिंग ए सब्सटेंस, इट इज़ अबाउट लूजिंग कंट्रोल ओवर वन्स चॉइसेस एंड बिहेवियर्स। सिर्फ नशा करना नहीं है, लॉस ऑफ कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपना कंट्रोल नहीं रहता, अपना बस नहीं रहता अपनी चॉइस और अपने बिहेवियर पे। बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे देखते हैं। बिहेवियर हमें खुद का नहीं पता लगता। अगर किसी को आदत है, जैसे जैसे मुझे हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं, मैम आप कहते हो हाँ जी, आगे आ जाइए, आप हाँ जी बोलते हो हर बात में। तो ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे बिहेवियर जो हमारे होते हैं वो दूसरे देखते हैं। कभी भी किसी इंसान को अपना बिहेवियर नहीं पता लगता वो क्या कर रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारी फैमिली मेंबर्स ये एग्री करेंगे कि हम अपने लव्ड वन को लेके ही बिहेवियर के कारण आए हैं। अगर हमारे लव्ड वन रात को शराब पीते, सुबह उठते, खिड़े मੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, सारा दिन अपना कामकार करदे, प्यार करदे, अच्छियां गल्लां करदे, कोई अग्रेसिव ना होंदे, तो शायद हम अभी भी ना लेके आते। हमें लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक चल रहा है। हम आए ही तब हैं जब हमें दिखा कि इसकी चॉइसेस गलत होनी शुरू हो गई है, इसके फैसले गलत होने शुरू हो गए हैं, इसके काम में हर्ज होना शुरू हो गया है, नुकसान होने शुरू हो गए हैं, इसका बिहेवियर गलत आना शुरू हो गया है। हमें थाने कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ एडिक्शन, बिकॉज ऑफ एग्रेशन, लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं। बिहेवियर आया तो हमें पता लगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है लॉस ऑफ कंट्रोल। पता होता है कि मेरा कंट्रोल नहीं है, पता होता है कि मैं मैनेज नहीं कर सकता, फिर भी हमारा लव्ड वन क्या कहता है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे 10 दिन दे दो, मुझे 15 दिन दे दो। अभी थोड़े दिन पहले वी वर टेकिंग हिस्ट्री, तो पता लगा हमें एक लव्ड वन है, उनकी फैमिली ने हमें बताया कि 2 साल से हमें पता था कि ही इज़ इनटू एडिक्शन, और इसने ये बोला कि आप ये लो मेरी एडिक्शन, आपके पास पड़ी है, आप मुझे अपने हाथों से इतनी-इतनी करके देते रहना, मैं कम करता रहूँगा। अब देखो फैमिली के लिए कितनी ये मिज़री है, एक माँ अपने बच्चे को नशा दे रही है, ये सोच के कि कम हो जाएगा और एक दिन बंद हो जाएगा। एंड देन मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप कैसे करते थे? कहते नहीं, बीच में तो बहुत अच्छा रहता था, जितना हम देते थे उतना ही करता था, बिहेवियर भी ठीक था। बीच में ना जब कहीं जाना होता था शादी-ब्याह पे या किसी जगह पे जाना होता था, तो ये अपनी सब्सटेंस हमसे वापस ले लेता था और फिर इससे ज़्यादा हो जाता था। तो हमें पता ही नहीं लगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अब बताओ 2 साल से पता है कि डिज़ीज़ आ गई है, 2 साल से पता है, पेशेंट ने बता दिया। एक तो ये बड़ा होता है जी, साडा साडा मुंडा सच्चा बड़ा है, उन्हें दसता सच्ची-सच्ची सब कुछ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੋ-ਸੱਚੀ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ना। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, दिस इज नॉट कंट्रोल। ये लॉस ऑफ कंट्रोल है हमारा कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं किसी चीज को। ये कहना कि मैं थोड़ा करके कम कर दूंगा, या आप मुझे देखते रहो, या आप मुझे ऑब्जर्व करो तो मैं बंद कर दूंगा। एडिक्शन एक ऐसी चीज है जिसको हमें खत्म करना है, हम थोड़ा थोड़ा करके नहीं कर सकते। अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे लव्ड वंस हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैम कभी कभी अलाउ करा दो, अब तो मैंने छोड़ दिया है, महीने में एक बार ये अलाउ करा दो, क्या ही जाता है, अब तो इतनी देर हो गई, अब तो छोड़ा पड़ा है। तो व्हाट इज दिस? दैट इज रेजर्वेशन। ये हमें दिखाता है कि लॉस ऑफ कंट्रोल है भाई तुम्हारा। एक बारी भी करेंगे तो हम वहीं पहुंचेंगे। ये एक बारी वाला नहीं होता कि मैंने सोच लिया कि मैं एक पैक पीऊंगा या मैं इतना सा सब्सटेंस लूंगा, वो इतने से भी नहीं रहता, वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो लॉस ऑफ कंट्रोल सबसे पहली चीज है जो हमें इंडिकेट करती है कि यस आई एम इनटू एडिक्शन। तो आपने अपने लव्ड वंस को देखा होगा, उन्होंने कितनी बार आपसे कमिट किया होगा, प्रॉमिस किया होगा कि मैं
आज के बाद नहीं करूंगा, जहाँ आज सिर्फ 2 पैक दे दो, कल से छोड़ दूंगा, क्या वो अपने प्रोमिसेस पे टिके? तो दैट मीन्स सिंपल, उनका कंट्रोल उस चीज के ऊपर खो गया। अगर कोई इंसान है 2 बार हाथ धो रहा है, बट अब उसके वो हाथ ही धोता जा रहा है 50-50 बार, क्योंकि हम अपने पेशेंट्स को देखते हैं ओसीडी में कि जो 50-50 बार एक ही टाइम पे हाथ धो रहे हैं, इसका मतलब कंट्रोल खो गया। किसी का यहाँ पे यूरिन निकल जाए, इसका मतलब उसका कंट्रोल, यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल में नहीं है, दैट मीन्स अ प्रॉब्लम। उसी तरह जब हम एडिक्शन की बात करते हैं, तो एडिक्शन का मतलब कि जब कोई इंसान अपनी सब्सटेंस को कह रहा है मैं लिमिट कर लूंगा, मैं अपने तरीके से छोड़ दूंगा, क्विट कर दूंगा, उसको कभी कभार यूज करूंगा, उसका कंट्रोल उस चीज के ऊपर नहीं है। मैं दिवाली पर छोड़ दूंगा, मैं नए साल में छोड़ दूंगा, अपने जन्मदिन के बाद छोड़ दूंगा, इस विसाखी छोड़ दूंगा, बट उनका बस उनके ऊपर ही नहीं चल रहा। तो दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। में हम किस पे कह रहे हैं कि जो चीज कंट्रोल में है वो, तो फिर इसका मतलब आपके एक ऑटोमेटिक मोड में एक रेगुलर बिहेवियर है। बट जब हम बात कर रहे हैं एडिक्शन की, तो इसका मतलब वहां पे क्या है कि वो गाड़ी बिल्कुल फ्री हो चुकी है। आपने स्विच देखा है, कई बार वो फ्री हो जाते हैं, ऑन ऑफ होता ही नहीं है, वो चलता ही रहता है। उसी तरह उनका जो दिमाग का बटन है उसका कंट्रोल खो चुका है, वो ब्रेक फेल हो चुकी है। वो कोशिश करते हैं कि हम अपने हिसाब से इसको लिमिट करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, बट कंट्रोल का बटन नहीं है। सो एडिक्शन का मतलब ये हमने देखना है कि हमारे लव्ड वन क्या वो कंट्रोल कर पा रहे थे? 2 पैक से 1 बॉटल की तरफ पहुंचे, 1 सिगरेट से 1 डब्बी की तरफ पहुंचे, सो दैट मीन्स ये क्या स्टेट कर रहा है? लॉस ऑफ कंट्रोल। अब लॉस ऑफ कंट्रोल की बात करें, अगर कंट्रोल होता ना, तो पहले दिन जब हमें ऑफर हुआ था, तब हम मना करते। लॉस ऑफ कंट्रोल हमारा फर्स्ट डे से शुरू हो गया था। छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में, आस-पास सबको पता होता है नशा एक बुरी चीज़ है। नशा एक बुरी आदत है, ऐसे बोला जाता है स्कूल्स में, जो साइको एजुकेट करते हैं। नशा अच्छी चीज़ नहीं है। जब हमें पता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो फर्स्ट टाइम जब हमें किसी ने ऑफर किया था, हमने फर्स्ट टाइम ही ना करनी थी। वहीं से हमारा लॉस ऑफ कंट्रोल शुरू हो गया था। लॉस ऑफ कंट्रोल इज फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट स्टेज हमारा सी है क्रेविंग्स। तो क्रेविंग्स नंबर 1 इज कंट्रोल नहीं हो पा रहा, बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको कम करने की, छोड़ने की, अपने हिसाब से बंद करने की, बट नहीं हो पा रहा। दैट इज नंबर 1, लॉस ऑफ कंट्रोल। नंबर 2, दैट इज कॉल्ड क्रेविंग्स। मेरा जी करदा है नशा करने ਨੂੰ, वेरी स्ट्रॉन्ग इररेसिस्टिबल अर्ज जो अंदर से आ रही है, एक इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर। वो किस चीज की डिजायर है? सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्कोहल या मेरे सब्सटेंस को लेके। और जब हम इस बीमारी में पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि लाइक दिस 20% की जो इनके अंदर बीमारी है, दिस क्लास बिलोंग्स टू फिनोमिनल प्रोसेस ऑफ क्रेविंग। मतलब छोटी मोटी उनकी जी नहीं करता, फिनोमिनल मतलब कि पहाड़ जैसी एक अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज आती है कि वो क्या अर्ज कहती है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे करना ही करना है, मैं इसके बिना ठीक नहीं फील करूंगा। हमने देखा ये जो क्रेविंग अंदर से आती है, इंसान फिर रुक ही नहीं पाता, क्योंकि बीमारी का पहला सिम्टम उसके अंदर क्या है? लॉस ऑफ कंट्रोल। 6000 चीजें हैं दुनिया में जिससे हम डोपामिन, अपने आप को प्लेजर, अपने आप को मजा ले सकते हैं, बट उस इंसान का सिर्फ और सिर्फ ही क्रेव फॉर किस चीज के लिए? नशे के लिए। एक अल्कोहल वाला अगर वो क्लब में जा रहा है, वहां सूप भी हैं, जूसेस भी हैं, हमारा दिल करता है बार 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 गन्ने का जूस पीने के लिए, फ्रेश जूस पीने के लिए। हमारी उसके लिए क्रेविंग्स नहीं है, हमारी क्रेविंग्स किस चीज के लिए? सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल या सब्सटेंस, कोई भी ऐसे साइको एक्टिव सब्सटेंस या केमिकल जो मेरे ब्रेन की केमिस्ट्री, उसकी कैफियत को बदल दे। तो आप देखो कि उनकी क्रेविंग्स क्या है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कितनी क्रेविंग्स हैं। सम पीपल क्रेव कि कल नराते शुरू हो रहे हैं, आज हम प्याज वाला खाना खा के सिजलर ऑर्डर कर दें, लहसुन प्याज वाला खा ले। हमारी क्रेविंग्स इस तरह से, बट उनकी क्रेविंग्स कहाँ पे हैं? सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस के रिलेटेड। तो आप ये छोटो की क्रेविंग छोटी मोटी नहीं है। ट्रिगर आता है, क्रेविंग आई, ठीक है, एंड देन उसके बाद आपके अंदर एक शुरू हो जाती है नशा करने की अर्जेंसी कि अब ये करना ही करना, अगर नहीं किया तो इसके बिना तो मेरा सरेगा नहीं। क्यों? उसके पीछे आप देख रहे होगे विड्रॉल्स चल रहे हैं।
पहले तो नशा वो प्लेजर के लिए कर रहे थे, अब तो नशा वो किसके लिए कर रहे हैं? अब क्रेविंग क्यों हो रही है? क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे विड्रॉल्स कैसे, ये तोड़े कैसे जाएंगे, मेरी तो दर्दें कैसे होंगी, मैं उठूंगा कैसे, मैं नॉर्मल फील कैसे करूंगा? मेरी तो क्रेविंग अब इस चीज के लिए शुरू हो गई है कि आई क्रेव, क्योंकि मुझे अपने आप को नॉर्मल फील करना है, क्योंकि मैं बेस लाइन से कहाँ चला गया हूँ, बिल्कुल नीचे। अब मेरे को तो नशा इसलिए चाहिए कि अगर मैंने किया तो उस बेस लाइन्स पे मैं पहुंचूंगा कैसे, मैं नॉर्मल फील करूंगा कैसे? सो आई क्रेव, मेरे को पीनी है, पीनी पीनी है मुझे। क्रेविंग को पंजाबी में बोलते हैं तलब, तलब लगी है। हम कहते हैं कि आज मैं क्रेव कर रही हूँ चॉकलेट के लिए, मेरा दिल कर रहा है चॉकलेट खाने के लिए, दिल कर रहा है मेरा दिल कर रहा है पिज़्ज़ा खाने के लिए, मेरा दिल कर रहा है फलानी चीज़ खाने के लिए। तो ये जब एडिक्शन में क्रेविंग होती है तलब, उसके पीछे जो सोच होती है वो इतनी फोर्सफुल होती है, उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। ये जो तलब आती है पूरी फ़ोर्स के साथ आती है, जैसे जैसे हम लोग अपने लव्ड वन्स को बता रहे थे, जब आंधी-तूफ़ान आता है, तो क्या होता है? हम अपने घरों की खिड़कियाँ बंद करते हैं, बंद करने के बावजूद क्या होता है, हम देखते हैं कि अंदर मिट्टी और सारे पत्ते-वत्ते वो सब कुछ आता है और सारा वो तबाही फैला के जाता है, तूफ़ान जब भी आता है। तो ये जो क्रेविंग है, क्रेविंग टुवर्ड्स द सब्सटेंस, उसमें इतनी फ़ोर्स है कि वो तबाही मचा के ही जाता है। एंड पेशेंट की, जो हमारे लव्ड वन्स हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं होती क्योंकि लॉस ऑफ कंट्रोल पहले आ चुका है। वो कंट्रोल कर ही नहीं पाते। वो अपनी क्रेविंग्स को मैनेज ही नहीं कर पाते। यहाँ हम उनको स्किल सिखाते हैं कि क्रेविंग इज़ जस्ट अ थॉट। अब वो थॉट को आपने कितनी पावर देनी है, ये आपके हाथ में है। उसको पावर देनी है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है कि उसको अनइम्पोर्टेंस देनी है। अब मेरे को कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है और वो थॉट को मैंने इतनी इम्पोर्टेंस दे दी है और उसको अपना लिया है, तो उसने तो मुझे तंग करना ही करना है। मुझे उस थॉट को डिसओन करना है, मुझे उस थॉट को अपने पास नहीं रखना है। किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी लव्ड वन के साथ आपकी लड़ाई हो गई या कुछ भी एक्स वाई जी कुछ भी हो गया, वो थॉट आपके दिमाग में इतना हावी हो गया कि आपका मूड भी खराब है, आपका दिन भी खराब हो गया, आपकी फंक्शनिंग भी खराब हो गई। अब चॉइस तो आपकी है कि आपने उसको ऑन करना है कि डिसऑन करना है। सो यू यू नीड टू डिसऑन दैट थॉट। लेकिन ये जो क्रेविंग इतनी स्ट्रांग होती है कि उस टाइम पे डिसऑन नहीं किया जाता, उसके लिए हमें स्किल सीखने पड़ते हैं। डू यू क्रेव फॉर टी, जो चाय पीते होंगे? कितनी अंदर स्ट्रॉन्ग तलब आती है। अब आप सोचो कि आपकी चाय के लिए क्रेविंग बड़ी तगड़ी है और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1000 गुना, उतनी उस इंटेंसिटी से, उतनी उस फोर्स से हमारे पेशेंट को अंदर से इररेसिस्टिबल अर्ज आती है कि मैं जाके कर लूं। अब आप देखो, जिसको हम बीमारी कह रहे हैं, एक चाय की तलब को हम नहीं मैं कहते हैं ना समेट 5 बज पाती। गए मेरा टाइम हो गया चाय का। हम कहते हैं 5 बज गए हमारा टाइम हो गया। सो इन द सेम वे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे जो लव्ड वन्स जिस टाइम पे नशा करते थे, तो उनका भी अंदर से टाइम हो गया। उनको अंदर से उस चीज़ की क्रेविंग हो रही है और क्रेविंग की वजह से वो अपसेट है, अनकंफर्टेबल है, इरिटेबल है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मूविंग अहेड, दैट इज कंपल्शन, कंपल्सिव बिहेवियर। जब हम कहते हैं कि आदत और एडिक्शन में फ़र्क क्या है, तो हम उसमें एक ही चीज़ यहाँ से डिफरेंस देखते हैं कि आदतों में भी एक रेगुलर बिहेवियर होता है जो ऑटोमेटिक मोड पे हमारा वो बार बार एक्शन रिपीट होता है। पर जब हम एडिक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे वो रेगुलर बिहेवियर ऑटोमेटिक मोड नहीं है, यहाँ पे बिहेवियर क्या है, कंपल्सिव। मुझे मजबूरी में अब वो चीज़ करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर मैं ना करूँ तो मेरी तो विड्रॉल्स में जो साइकोलॉजिकल हैं और जो फिजिकल जो विड्रॉल्स हैं, उसके साथ तो मैं रह ही नहीं सकता। कंपल्शन कि मुझे मजबूरी में अब करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अगर मैंने नहीं किया मेरी बेसलाइन ऊपर उठेगी हुई नहीं। अब मैं नशा मजे के लिए नहीं कर रहा, अब मैं आप नशा क्यों कर रहा हूँ, मुझे अपने आप को नॉर्मल फील करना। मेरा जो ब्रेन है वो इतना डोपामिन डेफिसिट में हो गया, इतना क्राइसिस इम्बैलेंस इतना हो गया है कि मुझे अब मजबूरी में, आप देखते हो जो रात को कमिट करता है कि कल से नहीं पीऊंगा, तेरी सौ खादी, अगले दिन क्या हुआ, वो नहीं रह पाया। क्योंकि अब उसको क्यों करना पड़ रहा है कि उसके अंदर अब ये कंपल्शन, मजबूरी बन गई है कि अगर उसने नहीं पी तो अंदर जो क्राइसिस इम्बैलेंस है वो उसका, उसको लगता है ठीक ही नहीं हो पाएगा।
क्योंकि ब्रेन मैसेज उसको क्या देता है कि जब तुमने पहली बार नशा किया था तो इतना डोपामिन मिला था, अब डोपामिन क्राइसिस वाली स्टेज है उसके दिमाग में, तो दिमाग उसको क्या मैसेज देता है कि वही चीज दोबारा कर जिससे तेरे को अच्छा महसूस हो। बट अब होती इक्वेशन उल्टी है, वो जितना और नशा कर रहा है उसका ब्रेन उतना पेन वाले पल्लड़े को और भारी करता जाता है, और मजे वाला उसका ऊपर 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 मतलब कम होता जा रहा है। तो हमने देखना है कि ये जो जितने भी हमारे लव्ड वंस है, जो हम कई बार कहते हैं ना ये जानबूझ के करता है, मैम इसको तंग करके हमें मजा आता है, तो द राइट वर्ड इज तंग नहीं वो कर रहे, वो खुद तो बेचारे खुद मजबूर है, उनका ये कंपल्सिव बिहेवियर उनकी बीमारी को बता रहा है। क्योंकि आपको लगता है कि एक इंसान जो इतनी लानते खा रहा है, रोज अपनी बेइज्जती करा रहा है, माँ बाप की रोज बातें सुन रहा है, वाइफ के साथ रोज झगड़ा उसका हो रहा है, उसको फील नहीं होता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इन स्पाइट ऑफ दैट वो क्यों वो एक्शन कर रहा है, क्योंकि एडिक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसको अब ये मजबूरी में ये बिहेवियर रिपीट करना है अपने आप को थोड़ा सा बेटर फील करने के लिए। कंपल्शन मीन्स लाजमी, लाजमी मीन्स मजबूरी, जो सर मैम ने बताया है। अब हमारे पेशेंट्स कहते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो थॉट आ रहा होता है कि मेरे लिए मजबूरी बन जाती है, अगर मैं नहीं करूं तो मुझे बेचैनी होती है, इतनी बेचैनी होती है, इतनी घबराहट होती है, और वो बेचैनी घबराहट जब बढ़ जाती है तो वो गुस्से का रूप ले लेती है। तो हम लोगों ने देखा है कि जब हमारे लव्ड वंस को एडिक्शन नहीं मिलती और जब वो सुबह उठते हैं, वो क्या करते हैं, वो तरले करते हैं, प्लीडिंग करते हैं, प्लीज दे दो, एक पैक दे दो, इतना सा दे दो, इसके बाद नहीं करूंगा, शाम को नहीं करूंगा। वो पहले तो प्लीड करते हैं पैसों के लिए या बाहर जाने के लिए, और जब वो प्लीडिंग बिहेवियर नहीं होता फिर वो एग्रेशन और थ्रेटनिंग बिहेवियर पे आ जाते हैं। और उनके लिए देखो, उनके लिए कितना कंपल्सरी हो गया है वो वाला बिहेवियर करना कि मैं नहीं करूंगा तो मुझे मेरा सब्सटेंस नहीं मिलेगा। तो ये जो कंपल्शन है उनकी, ये एक साइन एंड सिम्टम है जिससे हमें पता लग सकता है कि वाई दे आर डूइंग इट एवरी डे। मैम ने कहा गुरुद्वारे की कसम खा लेते हैं, बाबा जी की कसम खा लेते हैं, बच्चों की कसम खा लेते हैं, बट वो नेक्स्ट डे इतनी ज्यादा वो एंजाइटी, वो फोर्स इतनी चल रही होती है, इतनी हमारी मजबूरी बन जाती है कि मैंने करना ही करना है। एंड एवरी टाइम द पेशेंट सेज आज मैं लास्ट टाइम करूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा, सिर्फ आज लास्ट टाइम मुझे पैसे दे दो, जहां आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे मैं चलूंगा, ट्रीटमेंट के लिए भी जाऊंगा। पर वो नेक्स्ट चांस कभी भी नहीं आता, क्योंकि लॉस ऑफ कंट्रोल है तो चांस भी नहीं आना। आफ्टर कंपल्शन इज कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है नतीजे, परिणाम। हमें दिख रहा होता है क्या नतीजे हो रहे हैं, हम फिर भी इग्नोर कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि फैमिली को दिख रहा था कि 2 साल से हमारा लव्ड वन एडिक्शन में है, उसको 2 दौरे भी पड़ गए हैं, नुकसान भी हो रहा है, फिर भी हम खुद ही उसको एडिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ ये सुन के कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कम कर रहा हूँ, और हम ऑलरेडी 2 साल लेट हो गए। सब्सटेंस जितना अंदर जाएगा उतने ब्रेन में न्यूरोकेमिकल चेंजेस आएंगे, न्यूरोकेमिकल चेंजेस आएंगे तो उससे हमारा बिहेवियर चेंज होएगा, बिहेवियर चेंज होएगा, हमें कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी आएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो हम सिर्फ नशे का इलाज नहीं करते हैं, नशे के कारण जो ब्रेन में चेंजेस आई हैं, नशे के कारण जो कोमॉर्बिड इलनेस साथ आई है, हम उसको ट्रीट करते हैं। कोमॉर्बिड इलनेस जब ट्रीट होती है तब जाके इनसाइट टुवर्ड्स द डिजीज आती है। जो बीमारी आपकी है, अगर नशे के साथ आपको शक की प्रॉब्लम आ गई है, या वहम आ गया है, या गुस्सा आ गया है, जब हम उसको ट्रीट करते हैं, या पैनिक अटैक आ गया है, या लो मूड आ गया है, या बाइपोलर आ गया है, जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो इनसाइट टुवर्ड्स द डिजीज आनी शुरू होती है। फिर जाके पेशेंट स्किल सीखता है कि मैं अब कैसे चेंज हो सकता हूँ। आप सबने देखा होगा, आप सब इस चीज के लिए एग्री करेंगे, पहले दिन आप सबके लव्ड वंस कैसे थे और आज कैसे। देयर इज अ शिफ्ट, देयर इज अ शिफ्ट इन बिहेवियर। वो ट्रांजिशन जो आती है, उस ट्रांजिशन के बाद हमारी एक्सेप्टेंस आनी शुरू होती है। अब मरीज को भी दिख रहा होता है कि मेरे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, जो मेरे नतीजे हैं, अब मैं उतना काम नहीं कर पा रहा, अब मेरे पैसे का नुकसान हो रहा है, अब मेरे रिश्तों का नुकसान हो रहा है, अब रोज घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, रोज कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अब मैं उठूंगा कुछ ना कुछ तो होएगा ही, घर में कोई कला कलेश तो होएगा ही, कोई चीजें टूटेंगी, कुछ होएगा, मेरा फिजिकल नुकसान भी हो सकता है, मेरी बाकी चीजों का भी नुकसान हो सकता है। इसके बावजूद जब वो कंटिन्यू कर रहा है नशा, दिस इज द साइन। और अक्सर हम जब कॉन्सिक्वेंस देखते हैं तब मरीज को लेके आते हैं, जैसे पहले एक्सप्लेन किया है।
जब हमें कॉन्सिक्वेंस दिखने शुरू हो जाते हैं, घर के शीशे टूटने शुरू हो जाते हैं, जब और लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, जब मरीज़ का खुद का नुकसान होना शुरू हो जाता है, जब हमें दिखता है कि अब बिज़नेस में लॉस हो गया, नौकरी में लॉस हो गया, पुलिस तक बात पहुँच गई, तब जाके फैमिली एक स्टेप उठाती है, कोशिश करती है ट्रीटमेंट के लिए। तब तक मरीज़ को शायद तब तक भी नहीं पता होता। और हमारी जो इनसाइट टुवर्ड्स द डिजीज़ है, उसमें हम डाटा इंटरवेंशन देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि ये कॉन्सिक्वेंसेस थे आपकी डिजीज़ के, तब जाके धीरे-धीरे इनसाइट आती है। Moving ahead, so next is comparison. Number one, loss of control. Please repeat मेरे साथ. Number one. लॉस ऑफ कंट्रोल, Number two. क्रेविंग्स, Number three. कंपल्शन, क्रेविंग के बाद कंपल्शन, Compulsion. And number four. कॉन्सिक्वेंसेस। Consequences. थोड़ी सी एम्पथी आती है हमारे पेशेंट्स के लिए। बाकी बीमारियों को हम बीमारी मानते हैं, जब हम आपको ये रियल पिक्चर बता रहे हैं कि इस बीमारी के ये साइन सिम्टम्स हैं, क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहा था आपके साथ, क्यों उससे रुका नहीं जा रहा, तो ये बीमारी समझ में आती है कि उसके हाथ में नहीं था, उसके बस में ही नहीं था, वो बीमार है मेरा लव्ड वन, जिसके कारण वो सारी चीज़ें कर रहा था। और इसी में नेक्स्ट जो हम सी करते हैं वो कंपैरिजन। हम हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, उसका मामा जी भी तो इतने सालों से पी रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है। हमारा यहाँ पे पेशेंट वो कंपेयर करता रहता है, मैं तो अभी मैम सिर्फ शराब पी रहा हूँ। चिट्टे वालों को ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट की। तो दैट इज़ हम अपने आप को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे होते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने के कि हम उस सब्सटेंस को यूज़ कर सके। वी कीप ऑन कंपेयरिंग, वो रोज़ इतने सालों से पी रहे हैं तो मैं तो पी सकता हूँ, वो तो 50 साल से पी रहे हैं, मैं तो अभी शुरू की है। और कंपेयर सब्सटेंस को लेके, ओपीएम तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी खाते थे, पिंडों में आजकल भी चलती होगी, तो मैम ओपीएम का क्या होगा? तो मेरे को अगर चिट्टा छुड़ाना है ना, तो आप शराब दे दीजिए, 2 पैगी सिर्फ अलाउ करा दीजिए। सो दैट इज कि ये जो कंपैरिजन चलता रहता है, जहाँ पे हम एक के अपनी बीमारी को दूसरे के सब्सटेंस के साथ कंपेयर करते हैं, हो सकता है वो 80% में हो, बट हम 20% का जो बीमारी का कॉन्सेप्ट है कि हमें नशे की बीमारी है, हम उसको कंपेयर करके हम इसमें आते ही नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में भी हमें यही लगता है, दुनिया में लोग आराम से अल्कोहल ले रहे हैं, अगर मैंने ले ली तो मुझे ट्रीटमेंट की क्यों ज़रूरत है? तो इस चीज़ को प्लीज़ हम जो कंपैरिजन लेकर आते हैं, यहाँ पे एक जो मिथ जो डिबंक करना चाहती हूँ वो ये है, नशा करना और नशे की बीमारी डिफरेंट है। जैसे मीठा खाना और मीठे की बीमारी डायबिटिक हो जाना डिफरेंट है, उसी तरह दुनिया में बहुत सारे लोग अल्कोहल लेंगे, वीड लेंगे, जब कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, everyone does not get addicted, उनके अंदर बीमारी नहीं आती। पर जो ये बीमारी क्यों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस होती है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कंपेयर करता रहता कि ये चीज़ कर सकते हैं, फलाना रिश्तेदार जहाँ सोसाइटी में ये नॉर्मलाइज है, इतना कॉमन है, तो ये कर लेगा तो इसको क्या हो गया। हम उस कंपैरिजन से उसकी बीमारी को हमेशा प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। कंपैरिजन में ना हमें हमारे लव्ड वंस कहते हैं, "ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੇ ਛੁਡਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, मेरी शराब भी दिस गई, मेरी फीम भी दिस गई, मेरा सब कुछ दिस गया।" तो ये बीमारी कंपैरिजन कराती है मोस्टली, क्यों? क्योंकि बीमारी ना फंसाए रखती है किसी ना किसी चीज़ में, फैमिली को एंटेंगल करके रखती है। या ये कंपैरिजन क्या कराती है कि अगर मैंने पी ली तो क्या है, कमा के तो ला रहा हूँ ना, जॉब तो कर रहा हूँ ना, सारा दिन काम कर रहा हूँ, शाम को अगर मैं थोड़ा सा नशा कर रहा हूँ तो क्या ही हो गया। या ये कहना कि आपने देखा नहीं, पहले मैं कितना पीता था, या पहले मैं कितना सब्सटेंस करता था, अब तो मैंने कितना कम कर दिया है। पहले तो मैं 2 ग्राम करता था, अब मैं आधे ग्राम में आ गया हूँ, पहले मैं पूरी बोतल पीता था, अब मैं 1 पैक पे आ गया हूँ। ये कंपैरिजन जो बीमारी कराती है वो इसलिए कि वो बीमारी कंटिन्यू चलती रहे। तो जब भी कंपैरिजन होता है, मैम ने कितना अच्छे से बताया है कि 20% लोग हैं जो इस बीमारी में फंसते हैं, सारे नहीं फंसते हैं। हो सकता है कि फादर 20% में होए, उन्होंने सारी जिंदगी अपनी कर ली, 1 पैक पिया और उनको वो बीमारी नहीं बनी। हमारे पास एक पेशेंट आए थे और उन्होंने बताया कि मैडम जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ 100 दिन, ਕਾਹਦੇ ਲਈ 100 दिन ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 100 दिन, ਤੁਸੀਂ 7-10 दिन ਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਇੰਨੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ।
ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤੀ। अब हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है भाई, वी नीड टू अंडरस्टैंड। मेरे को पैरासिटामोल सूट करती है, हमारे एक मैम है, उनको पैरासिटामोल से रैशेस हो जाते हैं। पैरासिटामोल पैरासिटामोल क्रोसिन है जो सारी दुनिया खाती है बुखार के लिए। उनको जब बुखार होता है उनको हम पैरासिटामोल नहीं दे सकते। तो हर एक बंदे की बॉडी, बायोलॉजी, साइकोलॉजिकल स्टेट डिफरेंट है। वी नीड टू सी कि ये जो सारी बातें हो रही हैं हमारे घर में हुई हैं, ये हमें ये सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखे हैं, फिर हम कंपेयर क्यों करें किसी के साथ? हमारा फोकस हमारे लव्ड वन पे होना चाहिए। हमारे लव्ड वन की बीमारी के कारण हम कितने पीछे चले गए हैं। हमारे लव्ड वन की बीमारी के कारण क्या-क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेट्स नॉट कंपेयर। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, कई बारी ना कुछ फैमिलीज़ की बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, तो कुछ फैमिलीज़ जब आती हैं ना, तो विदिन पेशेंट्स भी कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बीमारी तो बड़ी तेज़ है। हमारे लव्ड वन धीरे से कान में कहते हैं, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, चिट्टे वालियां ਦਾ, शराब वालियां ਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वो ऐसी बात बोल रहा है, वो एक तरह का थ्रेटनिंग बिहेवियर है उसका। उसका बिहेवियर है कि मैं सिस्टम से बाहर जाऊं और मेरा ट्रीटमेंट ना किया जाए। एंड इवन हम जब इन कुर्सियों पर बैठते हैं, वी टू कंपेयर अपने लव्ड वन की रिकवरी या उनकी बीमारी की कितनी इंटेंसिटी है कि मेरा हस्बैंड तो सिर्फ अल्कोहल ले रहा था, वो तो कभी वायलेंट भी नहीं हुआ। मेरा हस्बैंड तो सुबह थोड़ी पीता था। अल्कोहलिक्स वो होते हैं जो आई ओपनर, जो सुबह उठ के मतलब शुरू कर देते हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है। ये तो शाम को पीते हैं, वायलेंट नहीं हुआ, काम पे भी जाते हैं, फंक्शनल हैं। तो हमें लगता है ये कंपैरिजन हम अपने आप को दे दे के हम बीमारी को परमिशन देते हैं कि हाँ आप करते रहिए। हाँ जी सर मैम। मैम सो दिस इज हाउ, मतलब यहाँ पे भी बैठ के हमें लगता है कि मेरा हस्बैंड सिर्फ अल्कोहल ले रहा था, अनदर जो फैमिली बैठी है उनके बेटे ने तो मल्टीपल सब्सटेंस लिए हुए हैं, तो इनको शायद ज़्यादा प्रोग्राम की ज़रूरत हो, मेरे लव्ड वन को शायद मैं मिनिमाइज करके कोई प्रोग्राम कस्टमाइज करा लूँ। तो ये कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ बीमारी को बढ़ाते हैं। हाँ जी जी मैम। मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। हाँ जी। मैं ये कंपैरिजन का ही एक शेयरिंग आपके साथ करना चाहती हूँ कि आई नो अ फैमिली कि उनका जो पेशेंट था लव्ड वन, ही वाज हेरोइन एडिक्ट, और सम हाउ और द अदर उनको ये पता चला, उन्होंने उसको अल्कोहल पे शिफ्ट कर दिया। अब हेरोइन तो वो नहीं लेता, बट वो अल्कोहल लेता है और पूरा दिन रात ऑल द टाइम, दिन में 1 बॉटल 1.5 बॉटल वो हेरोइन अल्कोहल ले लेता है, एंड दे आर हैप्पी फॉर इट। आई एम जस्ट फीलिंग पिटी फॉर ऑल दिस सिचुएशन, एंड थैंकफुल टू यू ऑल्सो एंड फॉर द टीम कि आप हमें इतनी अवेयरनेस दे रहे हो कि सोसाइटी में इस चीज़ का पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, गलत क्या और ठीक क्या। यस मैम, इट नॉर्मली यही होता है बिकॉज अल्कोहल इट्स लाइक जैसे कि बहुत नॉर्मलाइज हमने किया हुआ है, क्योंकि सोशल सेटिंग पे सबके घरों में एज अ सिंबल ऑफ हॉस्पिटैलिटी तो सबसे पहले अल्कोहल आता है। सो हमने अल्कोहल को इतना नॉर्मलाइज किया तो वी डोंट कंसिडर इट। बट आज जितनी मिजरी एक अल्कोहलिक ने अपने घर में की होती है, क्योंकि उसका सफ़र लंबा होता है। एक जो एडिक्ट का सब्सटेंस के साथ सफ़र है वो 5-7 साल में उसकी अनमैनेजेबिलिटी, उसकी डिसफंक्शनैलिटी पूरी ऊपर आ जाती है। बट अल्कोहल बहुत धीरे 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 आपके ब्रेन को खराब करती है, एंड उतना लंबा सफ़र एक अल्कोहलिक का होता है। बट आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, फैमिलीज दे फाइंड इट, क्योंकि ये उनका एक माइंडसेट है कि चिट्टा ही ड्रग है, अल्कोहल इज नॉट अ इशू। तो फिर ये लैक ऑफ इग्नोरेंस, जो अवेयरनेस है दैट इज देयर, वो मतलब उन्हीं के लिए डेफिनेटली वी फील सॉरी। ये जितना भी हम सेशंस करते हैं ये क्या है कि लेट अस स्प्रेड द वर्ड, मतलब पूरे बिंग बैंग के साथ हम पूरे नॉइस क्यों बचा रहे हैं कि जैसे बाकी बीमारियों के लिए लोगों को बिल्कुल जानकारी सही है, तो हम भी इस प्लेटफॉर्म से हमेशा यहीं पे आपको इसी चीज़ के ऊपर पूरी अवेयरनेस दे रहे हैं कि लेट्स रियल फैक्ट्स क्या हैं, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, ताकि हम उस बीमारी को ऐसे डील कर सकें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो आपने बताया, हमें बहुत बारी स्ट्रगल करना पड़ता है फैमिलीज़ के साथ, और मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी इसी के लिए। हमारे एक पेशेंट थे हेरोइन एडिक्ट, और वो बहुत अच्छे से ठीक हो गया था पहले इनिशियली। उसने अपना ट्रीटमेंट वीटमेंट करा लिया, सब कुछ ठीक था। जब वो घर गया,
somehow he convinced his father to give 1 peg every day. तो हमें जब फॉलो अप में पता लगा कि ऐसे फादर ने दिया है, फादर कहते हैं मैं इसकी शराब का तो इसने कभी जिंदगी में नहीं ली मैम, मैं शराब का तो इलाज कराने ही नहीं आया था, मैं तो इसका हीरोइन का इलाज कराने आया था, तो इट्स ओके, डोंट वरी एनीथिंग, मैं इसके साथ बैठता हूँ, इसके साथ मैं 60 ml का पैक लगाता हूँ और इसको देता हूँ, और ये आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, बिहेवियर ठीक है, आप रहने दो, आप अपना बाकी का ट्रीटमेंट करो. सो वी साइको एजुकेटेड देम कि दिस इज रॉन्ग, यू नीड टू नो कि चॉइस ऑफ ड्रग आप जो बोल रहे हो ना, चॉइस ऑफ ड्रग या मदर ड्रग अगर उसकी हेरोइन थी और उसको हमने अल्कोहल दे दी, तो विद इन नो टाइम ही स्विच बैक टू हेरोइन. कहते ये हो ही नहीं सकता, आप मेरे साथ शर्त लगा लो. तो व्हाट हैपेंड, विद इन 10 days द पेशेंट शिफ्टेड टू हेरोइन अगेन. क्या हुआ, उसको फिर हमने जब बैठे दोबारा आए, कन्फ्रंट किया, फैमिली साथ बैठी थी, तो पेशेंट ने बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया. कहता मैम जब पापा ने मुझे अलाउ किया 1 पैक 60 ml, तो मैंने लेना शुरू किया. इनिशियली मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे कुछ नहीं हुआ, एंड आई वाज एंजॉयिंग एंड सिटिंग विद माय फादर. मुझे लगा ये तो बड़ी अच्छी बात है, कंपेनियनशिप बड़ी अच्छी हो गई है, पापा मुझे समझना शुरू हो गए हैं. बट सेकंड थर्ड डे क्या हुआ मैम कि मुझे ना मजा नहीं आ रहा था, मुझे वो किक नहीं मिल रही थी. तो मेरे दिमाग ने कहा कि भाई 60 ml तो उन्होंने कह ही दिए हैं, लेट हिम गो. कहते वो गए, मैंने 60 से 3 पैक किए, 4 पैक किए. कहते 3-4 दिन बाद जब वो 4 पैक किए, मुझे मजा फिर नहीं आया. तो मेरे ब्रेन ने कहा अब तो ठीक तो हो ही गया है, एक लाइन हीरोइन की लगा ले. कहता बस मैम वो मेरे को मजा नहीं आया, मुझे लगा मुझे वो वाला मजा चाहिए, मैंने जाके हीरोइन फिर से लगा ली, फिर मैं वहीं फंस गया. तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये नहीं होता चॉइस ऑफ ड्रग क्या है, जब भी कोई सब्सटेंस अंदर जाएगा वो आपके अंदर तूफान लेके आएगा, अर्ज अगेन क्रेविंग. वो जो उसका दिल किया कि मैं मुझे वो मजा नहीं आया अल्कोहल लेके, मुझे वो लेना चाहिए, तो विद इन नो टाइम, विद इन 7 days के अंदर अंदर वो अपने फुल फ्लेज सब्सटेंस के ऊपर था. तो ये मिथ है, जब एडिक्शन का हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसमें छोटा बड़ा कोई नशा नहीं होता. कई पेरेंट्स हमें कई बार कहते हैं कि मैम सब कुछ ठीक हो गया है, अब ये बात माननी शुरू हो गया है, कोई नहीं एक आधी सिगरेट पी रहा है हमें बता के कर रहा है ना, कोई बात नहीं. 1 cigarette कैन ब्रिंग बैक साइकोसिस, वन पफ कैन ब्रिंग बैक साइकोसिस. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम एब्सटिनेंस रख रहे हैं तो सारी चीजों की एब्सटिनेंस रख रहे हैं. मतलब जब हम डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कराते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि अब चीनी से मीठे से परहेज़ करो, तो क्या हम अपने माइंड को परमिशन दे सकते हैं कि केक छोड़ देते हैं, रसगुल्ला खा लेते हैं? नहीं कर सकते ना, कि चलो बिस्किट खा लेते हैं, चाय में चीनी नहीं लेती, नहीं कर सकते ना. सिमिलरली जब हम एडिक्शन का ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वी कांट गो फॉर सब्सटीट्यूट. हमें लगता है कि नहीं जो हम कर रहे थे वो छोड़ दिया, अब मैं दूसरा कर सकता हूँ. जो दूसरा है वो ही कहीं ना कहीं गेटवे बनेगा, जो दूसरा है उसका भी सीधा का सीधा डोपामीन, ब्रेन के डोपामीन के साथ ही, उसी रिवॉर्ड पाथवे के साथ ही वो लिंक होगा. क्योंकि जो पाथवे हमारा हेरोइन के साथ था वही पाथवे अल्कोहल के साथ होगा, वही डोपामीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही डोपामीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि तभी बोलते हैं कि एब्सटिनेंस, कि जब इलाज चाहिए तो टोटल एब्सटिनेंस चाहिए, सब्सटीट्यूट नहीं चाहिए. उसके लिए सब्सटीट्यूट होगा तो दैट मीन्स ब्रेन की केमिस्ट्री फिर रिस्टोर नहीं हो पा रही ना. एक तरफ आप दवाई दे रहे हो, एक तरफ आप कोई ना कोई सब्सटेंस ले रहे हो, तो इम्बैलेंस तो होगा. जैसे कुछ कोई एक जना साफ कर रहा है और दूसरा जना उसी जगह पे आके फिर से कूड़ा डाल रहा है, तो क्या वो साफ सफाई के चक्कर में कभी काम कर पाएगा? वो ब्रेन नहीं कर पाएगा. तो टोटल एब्सटिनेंस चाहिए होता है, रादर देन कि अगर मना है तो मना हर तरह का सब्सटेंस भी होगा. सब्सटीट्यूशन इज नॉट द ट्रीटमेंट. नेक्स्ट हमारा है कंप्लेन. कंप्लेन का मतलब है शिकवे, शिकायतें, रंजिशें. आज हमने आपको सेशन शुरू करने से पहले एक लेटर लिखने के लिए बोला है, जिन्होंने नहीं लिखा वो फिर से लिखेंगे, और जो लोग हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आज हम एक अपॉलॉजी लेटर लिखवा रहे हैं फैमिली से पेशेंट्स को. उसका रीज़न है कि हमारे लव्ड वन के अंदर बहुत सारी शिकवे, शिकायतें, रंजिशें हैं. रिजेंटमेंट्स जो होती हैं जब हम होल्ड करके रखते हैं तो हमारी रिकवरी नहीं होती. रिजेंटमेंट एक ऐसी चीज़ है, खुंदक, रंजिश एक ऐसी चीज़ है, हम कितनी देर रख सकते हैं?
कोई एक इंसान रिजेंटमेंट को, शिकवे शिकायतों को, रंजिशों को कितनी देर रख सकता है? जब तक है जान। जब तक है जान। सालों साल, सालों साल रखते हैं। हाँ, एक दिन आउटबर्स्ट होता है बट मैम, पाल सकते हैं हम पाल उसको। सकते हैं ना उसको। जो आउटबर्स्ट होता है उसी के लिए हम चाहते हैं कि वो आउटबर्स्ट ना होए, एक चैनलाइजेशन मिले, रिजेंटमेंट्स जो होल्ड की हुई हैं वो रिजॉल्व हो जाए। तो वाई वी वांट, आज एक लेटर लिखने के लिए हमारे कुछ लव्ड वंस ने क्वेश्चन किया कि जी इस तरीके से क्यों लेके आए, उठा के क्यों लेके आए, इस तरह से मेरा इलाज क्यों करवाया, मुझे 1 हफ्ते का कह के 100 दिन क्यों करवाया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो उसके लिए वी वांट, ये जो कंप्लेनिंग मोड होता है ना, कंप्लेन, शिकवे शिकायतें, रंजिशें क्या रहती हैं कि ये रिजेंटमेंट्स पालती रहती हैं और आपस में इतना कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, इतना कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कि हम एक पेज पे आ ही नहीं पाते हैं। वो रिजेंटमेंट्स ट्रीटमेंट के बाद भी कई बार ही रहती है। करा लो जो कराना है, बाद में देखेंगे क्या है, बाद में बताएंगे आपको कैसे करेंगे। तो जो जब बंदा कंप्लेनिंग मोड में आ जाता है और ब्लेम करता रहता है, अगर आप उस टाइम पे मेरे लिए अवेलेबल होते, आपको तो नौकरियों की पड़ी थी, आपको तो पता ही नहीं आपका बच्चा कहाँ जा रहा था, आप मेरे लिए अवेलेबल नहीं थे, ये तो ब्लेम हो गया ना, कंप्लेनिंग मोड में आ गए। आपने जिस लड़की से मैं चाहता था उससे शादी नहीं कराई, अपने पसंद की लड़की लाके रख दी है, अब तो मेरा उसके साथ बनती नहीं, अब तो मैं नशा करूंगा ही करूंगा। आपने मुझे, मैंने करनी थी कोई और डिग्री, आपने मुझे करा दी कोई और डिग्री, तो अब तो मैं क्या करूं, मेरा तो दिल ही नहीं लगता। आपने क्योंकि जबरदस्ती मुझे कोई और डिग्री कराई, उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वो मेरे सिर पे बोझ आ गया, इसलिए मैंने नशा किया। ये जो कंप्लेन्स की लड़ियां हैं, कंप्लेन्स चलती रहती हैं और वो इतनी ब्यूटीफुल कंप्लेन्स होती है कि फैमिली को गिल्ट ट्रिप में डाल देती है, गिल्ट में डाल देती है, और फैमिली गिल्ट में आ भी जाती है एक स्टेज पे कि हाँ हाँ ये शायद मेरी ही गलती थी, शायद हमसे ही कुछ गलत हो गया, शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी आ गई, और फिर फैमिली ओवर कंपनसेट करने पे चल जाती है, ओवरली कुछ चीजें करनी शुरू हो जाती है। तो ये जो अपॉलजी लेटर हम करना चाहते हैं उसमें ये है कि हम ये लिखें कि हमें उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी, हमें तरीका नहीं आता था, हमारे अंदर भी पेन थी, हमारे अंदर भी मिजरी थी, जितने तुम बीमार थे उतनी मैं भी बीमार थी भाई, मुझे पता नहीं था क्या करना है। तो फॉर दैट आई से सॉरी, बट अब मुझे समझ आ गया है कि इतनी सारी चीजें जो हुई हैं तुम्हारे बस में नहीं था, तुम जानबूझ के नहीं कर रहे थे। जो भी मैंने वर्ड्स जाने अनजाने में बोले, मेरी इंटेंशंस नहीं थी ऐसा बोलने की, मेरा कोई इरादा नहीं था। जब भी हम कभी गुस्से में भी होते हैं, कई बारी गुस्से में ना कई लोग कहते हैं मर जा जाके तू, तो क्या हमारी ये इंटेंशन होती है कि अगला बंदा मर जाए? कभी भी नहीं होती। मोस्टली मोस्टली क्या होता है, गुस्से में बंदा ये वर्ड बोल देता है और बाद में कहता है ओहो ये मैंने क्या बोल दिया, कभी भी इंटेंशन नहीं होती। ऐसे ही जब हम अपने लव्ड वंस को कुछ भी गुस्से में बोलते हैं, हमारी एक्चुअली इंटेंशंस नहीं होती हैं, हमारा तो वो लव्ड वन है, जिगर का टुकड़ा है, हम तो प्यार ही बहुत करते हैं उसको, पर वो बीमारी की वजह से हम खुद इतनी पेन में, इतनी मिजरी में होते हैं कि हमसे बोला जाता है। तो दिस इज, आज हम इसके बाद आफ्टर द मीटिंग एक्सचेंज करेंगे, आपके लव्ड वन भी आपके लिए लिख रहे हैं और आप उनके लिए लिख रहे हैं, वो हम आफ्टर द मीटिंग करेंगे। अब हम So it's going to observe as Apology Day in Hermitage. This meeting surely is going to become very heavy because जब अपने emotions का exchange होगा, वो भी बड़े emotions जो heavy, जिसने वो बिल्कुल वो तीखे तीखे शब्द बोले होंगे हमने, और आज हम उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। बिकॉज सॉरी इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारे घर में ये बीमारी है। तो हमने सबसे पहले उसको डिटैच करना है कि इस चीज़ को, कि लाइक जो हमने शब्द बोले थे, क्या हमने उनको कोसा था उस टाइम पे, वो आज हम दिल से उस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं। बाकी बीमारियों में हम कैसे फूल और मतलब एक सिंपैथी, कितना केयर, कंसर्न, अफेक्शन दिखाते हैं, बट इस बीमारी में सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाते हैं, ताने, कोसना, गुस्सा, गाली गलोच, धमकियाँ। तो नाउ मतलब टुडे इज द डे, जैसे हर्मिटेज में आफ्टर दिस मीटिंग इट्स गोइंग टू बी एन एक्सचेंज प्रोग्राम जो हम ऑब्जर्व करेंगे, हर्मिटेज अपॉलजी डेज। जब किसी की हड्डी टूट जाती है ना, जब हड्डी वड्डी टूटती है या हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम बुके लेके जाते हैं फ्लावर्स का। जब एडिक्शन की बीमारी होती है वहां पे हम बुछार करते हैं
जूतों गुस्से की की, जूतों की, लड़ाई की, हाथ भी उठा देते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो हमने वो एम्पैथी लेके आनी है टुवर्ड्स आवर डिजीज। जी मैम। मैंने थोड़े दिन पहले अपने बेटे को एक 2 लाइन्स लिख के दी थी, ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ जी। शायद, कि प्रोग्राम से पहले तो कुछ भी नहीं पता था, जो सीखा इस प्रोग्राम से सीखा, एंड ग्रेटिट्यूड फॉर दिस प्रोग्राम। मैंने अपने लव्ड वन को लिखा था कि आई लव यू माय सन एंड केप्ट लविंग योर डिजीज ऑल्सो, अच्छा। क्योंकि पता ही नहीं था उस चीज़ का कि ये एक डिजीज़ है और इसको कैसे ठीक करना और कैसे ट्रीट करना है। देन आई सेड आई स्टिल लव यू बट कैन नॉट लव योर डिजीज़ एनी मोर। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। नाइस। तो अब उसको जैसे जैसे रियलाइजेशन हुई है उस चीज़ की, हमें फैमिली एज अ फैमिली, तो अब हमें भी थोड़े से वल आने शुरू हो गए हैं कि हमें अपने बच्चे के साथ कैसे बात करनी है, कैसे उसके साथ डील करना है, और कौन सी चीज़ में नो बोलना है और कैसे बोलना है, और क्या हमारा असर्टिव बिहेवियर होना चाहिए। बहुत कुछ सीखा है इस प्रोग्राम से। ये अभी और बहुत कुछ सीखने वाला है, लेकिन जो सीखा है मुझे नहीं लगता कि वो कम है। जो स्किल्स यहाँ से इस प्रोग्राम में बैठ के सीखी हैं, इनिशियली जब मैं बैठती थी चेयर पे, तो मेरा एक क्वेश्चन होता था कि ऑलवेज यू टेल कि यहाँ पे आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं, स्किल्स सिखाई जाती हैं, वो क्या स्किल है, हमें बताओ तो सही कि हम कैसे करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम को सुनते सुनते और इसमें बैठ के खुद को जब हमने रियलाइज़ करना शुरू किया, तो पता नहीं चला कि वो स्किल्स कब अंदर हमारे बढ़ गई हैं और कब हम उसको अप्लाई करते हैं, इंटेंशनली और इन इंटेंशनली, जो कि हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं और अपने लव्ड वन की ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इसलिए मैं सारी फैमिली से यही कहती हूँ कि आप कुछ भी ना करो, कुछ ना करो, यहाँ पे आके सिर्फ बैठ जाओ कुर्सियों पे और सुनो, और उसी से ही आप अपने बच्चों की जो मदद कर पाओगे वो कोई और नहीं कर पाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे अभी हमने बताया कि हम ना एक ट्रांजिशन देखते हैं जब हमारे लव्ड वंस, हमारे पेशेंट्स आते हैं फर्स्ट डे, और जब वो सेकंड थर्ड मंथ में जाते हैं तो हम एक शिफ्ट देखते हैं। इन द सेम वे वो शिफ्ट हम फैमिलीज में भी देखते हैं। व्हेन दे स्टार्ट सिटिंग, व्हेन दे स्टार्ट कमिंग, व्हेन दे स्टार्ट हैविंग ट्रस्ट एंड फेथ ऑन अस, तो वो शिफ्ट हम उसमें भी देखते हैं। अब हम इसका एडिक्शन की जो रिकग्नाइज हमने कर लिया, पर हम इसकी अब रिकवरी के बारे में बात करेंगे। 6 पॉइंट्स हैं, एक बार ही फटाफट से कर ले। सो एंटीडोट टू एडिक्शन क्या होगा? बीमारी तो हमें दिख गई, अब बीमारी के एंटीडोट चाहिए। इतनी तगड़ी बीमारी का एंटीडोट क्या है? उसको इलाज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए अब मैम नई लास्ट वाला टेबल कर 6 दो, उसी सीज में पता हमें लग कौन जाएगा। से चाहिए, टेबल। हम उसको साथ में अब कंपेयर करेंगे। मतलब वो जो वायरस एडिक्शन का आया हुआ है, बीमारी जो आई हुई है, उसको अब हम ठीक कैसे करेंगे? ये हमने एक टेबल बनाया है इसके लिए, बीच में वो पॉइंट्स थे, बट आई वुड लाइक 6 सी जो हैं, जो रिकवरी की तरफ है। सबसे पहले हम नोट कर ले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कंसिस्टेंसी, नेक्स्ट इज कंप्लायंस, उसके बाद है कमिटमेंट, देन कनेक्शन, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। वन बाय वन हम करेंगे। एंटीडोट है हर एक का। जहां पे लॉस ऑफ कंट्रोल आया, पेशेंट का लॉस ऑफ जब कंट्रोल आया, जब उसका बस ही नहीं था और कहीं ना कहीं हमारा भी नहीं था, तो उसकी एंटीडोट है हमारे में कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार, लगातार बार बार जब आप एक पॉजिटिव काम करते हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। वो मैं गाना हमेशा इसमें बोलती हूँ, अगर आप हमसे यूं ही मिलते रहे तो देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। मैम ने यही बताया है, यहाँ बैठ के मुझे प्यार हो ही गया है, कुर्सियों से, मीटिंग से मुझे समझ आ ही गई है। सो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपने लगातार इसमें बने रहना है। ट्रीटमेंट में रिकवरी तब होएगी कि जब हम लगातार ट्रीटमेंट कराएंगे। आज मॉर्निंग मीटिंग में अगर आप में से किसी ने सुना होगा, तो एक सवाल था कि एक पेशेंट है, वो शायद इतनी देर में भी ठीक नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब ने ये बात की थी कि अगर वो ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब है वो रेजिस्टेंट पेशेंट है। रेजिस्टेंट, वो जंग लग जाता है ना, लोहे को जंग लग जाता है, तो वो जंग कब लगता है? जब हम उस लोहे का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर उस लोहे की चीज को आप कंटिन्यूअसली क्लीन करें, पॉलिश करें, तो जंग कभी नहीं लगता।
क्लीन करें, पॉलिश करें, ध्यान रखें उसका। तो आई अगेन से रेजिस्टेंट डिप्रेशन, रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया, रेजिस्टेंट एडिक्शन। तो अगर आप कह रहे हो कि बहुत सारी फैमिलीज ना हमें कहती है कि डॉक्टर साहब देखो वो ठीक हो गया, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਰਿਕਵਰੀ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। तो साढ़े पेशेंट की नहीं आई, ਇਹਦਾ मतलब है ਉਹਦੀ बीमारी रेजिस्टेंट है, लगातार चलने वाली है, बहुत देर तो चलने वाली है और बड़ी डूंगी आई हुई है, कितने ना कितने रेजिस्टेंट हो गई है। पर उसमें कुछ ना कुछ तो इफ बट्स हुए होंगे, या तो ट्रीटमेंट मिस हुआ होगा या एडिक्शन दोबारा से आई होगी बार बार बीच में, इसलिए वो रेजिस्टेंट हो गया। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे और लगातार ट्रीटमेंट कराते रहेंगे, फॉलो अप्स कराते रहेंगे, तो हमारी जो ट्रीटमेंट बेटर हो जाएगी। एक वाइटल साइंस की हम हमेशा बात करते हैं। वाइटल साइन होता है एक इम्पॉर्टेंट आपका बिहेवियर, एक इम्पॉर्टेंट बिहेवियर आपका जिसको करने से 4 चीजें आपकी ठीक होती है। फॉर एग्जाम्पल है वॉक। वॉक आपका एक बिहेवियर है जिसको करने से आपका बीपी भी ठीक होएगा, आपकी शुगर भी ठीक होएगी, आपका थायराइड भी ठीक होएगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। इन द सेम वे जो कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं उसमें एक वाइटल बिहेवियर है जिससे रिकवरी आ सकती है। कोई बता सकता है क्या है वो वाइटल बिहेवियर? एनी गेस? यस, एग्जैक्टली, फॉलो अप इज द वाइटल बिहेवियर। अगर हम फॉलो अप करते रहेंगे, हमारी प्रॉब्लम ये जो रेजिस्टेंस की बात की थी मैंने कि बीमारी रेजिस्टेंट हो जाती है, बार बार आती है, मुड़ मुड़ के आती है, वो तब आती है जब हम लगातार एक वाइटल बिहेवियर को नहीं करते। तो हमारी एडिक्शन की रिकवरी के लिए एक ही वाइटल बिहेवियर है, वो फॉलो अप। जहां फॉलो अप मिस होंगे, जहां हमारा मरीज रास्ता बदलेगा, शॉर्टकट लेगा, हमारे मरीज क्या करते हैं, फॉलो अप चल रहे होते हैं, इत्थे नहीं गाल बनती पई, उत्थे हॉस्पिटल जाके दिखाना है, इत्थे ते आके रहना पैंदा है, उत्थे रहना नहीं पैंदा, उत्थे सिर्फ दवाई लेके चल जाना है। इसका मतलब समझ लें कि गई कंसिस्टेंसी, बैकवर्ड चले गए फिर हम, इसका मतलब है रास्ता बदल लिया हमारे पेशेंट ने। तो नहीं मैम, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉलो अप्स की बात ना। तो क्या होता है कि कुछ फॉलो अप्स कर लेते हैं हम, 6 महीने भी कर लेते हैं, कई बार साल भी कर लेते हैं, और बाद में वो जो बीमारी है ना वो पॉपअप करती है। बीमारी कहती है कि अब सिर्फ दवाई लेनी है, रह के नहीं जाना, स्टे नहीं करना। तो इसका मतलब है वो कनेक्शन टूट गया है कहीं ना कहीं, वो जो कनेक्शन टूटेगा तभी प्रॉब्लम आएगी। सो दैट आफ्टर केयर प्लान इज वेरी वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए कंसिस्टेंट होना दैट इज द नीड ऑफ द ट्रीटमेंट। क्योंकि हमारा गोल क्या है, अपने पेशेंट को ठीक करना, आपका गोल क्या है, आपके लव्ड वन को ठीक करना, दोनों का गोल सेम है, वेलबींग रिस्टोर करना। उसके लिए कंसिस्टेंट किस चीज़ के लिए, आफ्टर केयर प्लान। जितनी देर कोई ट्रीटिंग टीम कोई प्लान बनाती है उसको, उसमें आपने क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। उसमें अगर डेविएशन आ गई, उसमें अगर वो आ गई कोई ना कोई लीक लूप होल्स आ गए, तो इसका मतलब हम वापस पूरे उस बीमारी की तरफ वापस बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीमारी तो वैसी प्रोग्रेसिव है और बहुत पावरफुल है। द नेक्स्ट इज कंप्लायंस। कंप्लाई मीन मतलब टू फॉलो, किसी चीज़ को, किसी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करना, उसको मानना। तो हर बीमारियों में, जहाँ हर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, कुछ रूल्स कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसी तरह इस बीमारी में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, कुछ डूज एंड डोंट्स होंगे जिनको हमने क्या करना है, फॉलो। हम अगर उनको फॉलो करते हैं तो अनडाउटेडली रिकवरी आएगी आएगी। जब हम उन इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो नहीं कर रहे, डूज एंड डोंट्स को ही नहीं फॉलो कर रहे, आप देखते हो रेड स्टैंड्स मिलते हैं, रेड स्टैंड्स जब फॉलो होते हैं उसके बाद हम क्या कहते हैं, येलो स्टैंड्स देन ग्रीन स्टैंड्स। पर अगर हम इनिशियली रेड स्टैंड्स को ही कंप्लाई नहीं कर रहे और हम अपना प्लान बना रहे हैं अपनी समझ के हिसाब से, तो इसका मतलब ट्रीटमेंट सैबोटेज होगा, ट्रीटमेंट खराब होगा। तो कंप्लाइंस, द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें क्या चाहिए, कंप्लाइंस, कि जो बीमारी के ट्रीटमेंट में हिदायतें दी गई हैं हम उसको फॉलो करें। कंप्लायंस में ना हम ये कहते हैं कि मनान वाले नहीं, मनन वाले बनना है। हमारे जो लव्ड वंस हैं, हमारे पेशेंट्स हमेशा अपनी मन मर्जी करते रहे हैं, और हम हमेशा फैमिली को बोलते हैं इन्हां दी मर्जी नहीं मननी। क्यों? क्योंकि इन्हां दी मर्जी बीमार है। अब आप कहोगे 3 महीने का ट्रीटमेंट करा दिया, उसके बाद भी आप कह रहे हो मर्जी बीमार है, तो अभी मर्जी बीमार है भाई, अभी टाइम लगना है, अभी जो मर्जी बीमार है उसमें से बाहर आने में टाइम लगना है। तो मनान वाले नहीं बनना,
मनन वाले बनना है। कंप्लायंस का मतलब है मनन वाले। और उसमें मैं बता दूं, कंप्लायंस टू द ट्रीटमेंट में क्लियरली बताऊं हमारे लव्ड वन क्या करते हैं। नीली गोली नहीं खानी तो पीली खानी है, तो वड्डी नहीं खानी तो छोटी खानी है। नींद दी दे दो, भुख दी दे दो, दर्दा ना आन, बस बाकी किसी चीज की लोड़ नहीं। बहुत बारी हमारे साथ ये होता है, पेशेंट्स जो हमारे लव्ड वन है वो फैमिली को कन्विंस कर देते हैं कि ये जो दवाई है ना, इसने मुझे ना ज़ॉम्बी बना दिया, इसने मुझे स्लो कर दी है, इस दवाई से मुझे सेक्सुअल वीकनेस हो गई है, इस दवाई से मुझे ये हो गया वो हो गया। तो और वो क्या करते हैं, दे वांट देयर चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। ये वाली गोली दे दो, बस ये वाली गोली ठीक है, इससे मैं ठीक रहता हूँ। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो कह रहा है ना ये वाली गोली, वो क्रेविंग है। क्रेविंग का एंटीडोट है कंप्लायंस, उसकी तलब है। फिर अगर वो आपसे व्हाइट कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की गोली मांग रहा है, तो इसका मतलब है उसका दिमाग कह रहा है कि ये खाऊंगा तो मेरी दर्दें नहीं होंगी, ये खाऊंगा तो मुझे ये हो जाएगा, या मुझे नींद डबल आ जाएगी। सो कंप्लायंस मतलब जो डॉक्टर ने आपको हिदायत दे दी है, यू आर ऑलवेज वेलकम। आपको किसी मेडिसिन का कुछ पूछना, और मैं क्लियरली बताऊं, हम डिस्करेज करते हैं लव्ड वंस को मेडिसिन की एक्सप्लेनेशन बताने के लिए। दे से कई बारी, दे से वी आर एडल्ट, दे से वी आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, हमें बताओ, हमें पूरा राइट है पता करने का। अब मुझे ये बताओ, लॉस ऑफ कंट्रोल की जब हमने बात की थी सबसे पहले, जब लॉस ऑफ कंट्रोल है अभी भी और रहना है इस बीमारी में, तो हाउ कैन वी से कि जब उनको दवाइयों का पता लग जाएगा और वो गूगल नहीं करेंगे, और अगर गूगल नहीं करेंगे तो अपनी चॉइस की दवाइयाँ नहीं खाएंगे। तो दवाइयाँ हम डिस्करेज करते हैं, हम फैमिली को सारी दवाइयाँ बताते हैं कि ये दवाई का क्या काम है, ये दवाई का क्या काम है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन मेडिसिन होती हैं। पहले इनिशियली पेशेंट को फर्स्ट डिग्री की मेडिसिन चाहिए, फिर सेकंड डिग्री की चाहिए, फिर थर्ड डिग्री की चाहिए, फिर मेंटेनेंस डोज चाहिए कि अब पेशेंट ठीक है, अब सिर्फ मेंटेनेंस मेडिसिन चाहिए। पर वहाँ तक आने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा। क्विक फिक्स नहीं है, जल्दी से नहीं होगा। जो हम कहते हैं 2 से ढाई साल लगते हैं, फॉलो-अप में लगातार आते हैं। पहले अगर आपकी 10 गोलियाँ चलती हैं, बाद में धीरे-धीरे 2 साल बाद 3 रह जाती हैं। 3 पे आप मेंटेनेंस हो, 4 पे आप मेंटेनेंस हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कंप्लायंस होना बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब योर ट्रांजिशन वुड बी फ्रॉम डिफाइंस टू कंप्लायंस। हमारे पेशेंट की भी कहाँ ट्रांजिशन हम देखते हैं कि जो पहले हमेशा हर चीज़ में डिफाई कर रहा था, मानने को ही नहीं तैयार था, आज वो कंप्लाई कर रहे हैं। एंड ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक मिरेकल से कम नहीं होता, अचीवमेंट होती है जब हम देखते हैं ही इज़ कंप्लाइंग टू व्हाट, फॉलो-अप्स। वो कंप्लाइंस कहाँ दिख रही होती है, उसकी मेडिकेशन में, उसके फॉलो-अप्स में। तो हमें दिख जाता है, हमारे ये पैरामीटर्स होते हैं कि डिफाइन से कहाँ पे हमारा आ गया, दैट कंप्लाइंस में हमारा पेशेंट। तो दैट इंडिकेट्स दैट कि हमारा पेशेंट अब रिकवर हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है कमिटमेंट। कमिटमेंट टू सिवियरिटी। कमिटमेंट जो होता है इकरार करना खुद के साथ। कमिटमेंट किसी के साथ नहीं है। हमारे जो कैरेक्टर डिफेक्ट होते हैं उसमें डिसऑनेस्टी सबसे बड़ा कैरेक्टर डिफेक्ट होता है जो हमारे लव्ड वंस में होता है। जब हम स्किल सीखते हैं, जब हम बेटर होते हैं, तो हम कमिटमेंट की तरफ आते हैं, कमिटमेंट टुवर्ड्स ऑनेस्टी। अब एब्स्टिनेंस और सोबैरिटी में डिफरेंस है। यहाँ पे वर्ड लिखा है कमिटमेंट, कमिटमेंट टू Towards- सोबैरिटी, राइट। अब एब्स्टिनेंस है कि नशा छोड़ा हुआ है, छोड़ के रखा हुआ है। सोबैरिटी है कि नशा छोड़ के रखा है लेकिन साथ में अब मेरा करेक्टर डिफेक्ट भी कोई नहीं है। सोबैरिटी तब है जब आप सबको अपने लव्ड वन से बात करने से डर लगना बंद हो जाएगा। दैट इज रियल रिकवरी, दैट इज सोबैरिटी। अगर अभी भी आपको अपने लव्ड वन से बात करने में डर लग रहा है, आपको ये लग रहा है कहीं ये ना हो जाए, कहीं ना वो ना हो जाए, तो अभी हमारी रिकवरी नहीं है, अभी हमारी सोबैरिटी नहीं है। तो वो जो कमिटमेंट है, आप कमिटमेंट ये करें कि मुझे ट्रीटमेंट से हटना नहीं है, कुछ भी होगा मुझे अपने थेरेपिस्ट के पास जाना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर मेरा लव्ड वन कुछ कह रहा है तो हो सकता है ये इसकी बीमारी का कोई पार्ट हो। तो अगर हम कमिटमेंट रखेंगे और पूरा उस पर इकरार करेंगे तो हमारी रिकवरी 100% पॉसिबल है। So now you are committed towards the recovery program, recovery literature. Once you are मतलब उसमें कमिटमेंट में हो, उस चीज़ के कमिटमेंट क्या है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम आपको एक स्ट्रक्चर दे रही है, कोई प्रिंसिपल्स दे रही है, कोई स्टेप्स दे रही है, कुछ स्किल्स दे रही है, बस हमने उनको अपनी लाइफ में कंप्लाई करना है। वी आर कमिटेड टूवर्ड्स दैट। हम कमिटमेंट में आते हैं तो हमारी लाइफ नेचुरली
सोबर हो जाती है। जब हम कमिटेड हैं, प्रोग्राम रोज हमने डेली बेसिस पे अपने ऊपर काम करना है, अपने करेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करना है, तो दैट मीन्स हम ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग सोबर। मूविंग अहेड, दैट इज कनेक्शन विद द सपोर्टिव पीपल। जहाँ पे हम कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर कर रहे थे, नाउ क्या है? तालमेल, मेल जोल। मेल जोल कहाँ पे बनाना है? जो लोग हमारे रिकवरी में हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम का जो स्किल है पावर ऑफ अदर्स, उसके साथ बिल्कुल मर्ज कर जाता है कि हमने कनेक्शन किसके साथ बनाना है, पावर कहाँ से लेनी है? जो लोग मेरी रिकवरी में, मेरे ट्रीटमेंट में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बेहतर से बेहतरीन करने में मदद कर रहे हैं। सो दैट्स कॉल्ड कनेक्शन। आप लोगों का कनेक्शन, कनेक्ट विद द पीपल जो इस बीमारी को समझ रहे हैं, कनेक्ट विद द प्रोफेशनल्स जो आपको इस बीमारी के बारे में सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कनेक्ट विद द सपोर्ट ग्रुप जो आपके सफ़र में, इस चैलेंजिंग सफ़र में आपको मतलब हिम्मत नहीं हारने दे। तो आपका कनेक्शन टूवर्ड्स प्रोग्राम, टूवर्ड्स ड्रीम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसमें कनेक्शन में हमेशा एक बात कहती हूँ, आपका कनेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका कनेक्शन टुवर्ड्स रिकवरी प्रोग्राम, योर थेरेपिस्ट। आप सबके पास अलग अलग थेरेपिस्ट हैं, आपका कनेक्शन अगर अपने थेरेपिस्ट के साथ बन गया तो दैट मीन्स हमारा कनेक्शन, हमारी तारें सही जुड़ गई हैं और हमारी रिकवरी होनी ही होनी है। अगर कनेक्शन हमारा कहीं गलती से गलत जगह जुड़ गया, फॉर एग्जाम्पल अगर कनेक्शन हमारा जुड़ गया बीमारी के साथ और लव्ड वन ने आके कह दिया कि ये नहीं ऐसा, ये नहीं ऐसा, और आप अपनी ट्रीटिंग टीम या अपने थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, वो कनेक्शन नहीं बना पा रहे, तो फिर वो रिकवरी पॉसिबल नहीं। राइट कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट। यू वांट टू से समथिंग? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ शशिकांत। ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਬੇਟੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਓਨੀ ਮੈਂ ਵਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਿਓ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੀਨਸ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹੀ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ਮੈਂ ਰਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਏ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। वेरी ਇਸ राइट ਕਰਕੇ ਮੈਂ अप्रोच। ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਂਦਾ ਖਾਵੇ, नहीं खांदा तो ना खावे। आप जो कह रहे हो ना कि आप सारी रात सोए नहीं है, परेशान है, वी टोटली एग्री योर पेन, वी टोटली एग्री कि ये इसलिए है क्योंकि ना हमारी कॉर्ड्स अटैच्ड है बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चा है हमारा, लव्ड वन है हमारा, हमारी कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी इतनी है, और वो बीमारी जो है ना वो इतना ब्यूटीफुल सा एक वर्ड बोल देती है ना, मेरा जी नहीं लगता पिया ਤੁਹਾਡੇ बिना, आई लव यू सो मच, तो ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, तो कई बार हमसे गलत फैसले हो जाते हैं। नहीं फिर नाल दी नाल ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ अच्छा ਇਹਦਾ मतलब ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, क्योंकि वो आपसे सुनना चाहते हैं, मैं क्या पता उनको भी है। हाँ मैं क्या रहना ही पैना है, ये तू भाਵੇਂ कुछ खा
ਜਾਂ ਨਾ ਖਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ मैं ਲਿਆਵਾਂਗੀ पर ये चीज नहीं होनी कि मैं तेरे अगले दिन ले जाऊँ। पर ये ना अंडरस्टैंड करना है ईच एंड एवरीवन, क्योंकि जब भी कॉलिंग होगा तो 4 टैक्टिक्स मतलब इस बीमारी में आपके लव्ड वन ने आपके साथ प्ले करने हैं। वो कार्ड नंबर 1 होगा इमोशनली ब्लैकमेल करना, बिल्कुल ਹੁੰਦਾ देन उसके बाद प्लीट करना, मुझे एक मौका दे दो, ठीक है, अगली बार करूंगा तो 3 नहीं 6 महीने लगा देना। जब उसके बाद भी नहीं बात करती तो बार्गेन, अच्छा 3 नहीं 2 के बाद ही ले जाना। जब ये भी नहीं होगा फिर वो देखना तू मैं पे आ जाएगा, बिल्कुल थ्रेटनिंग बिहेवियर पे। तो ये सबका फेस आता है। आप देखिए कि जब भी आप मिलने आएंगे, आपकी टच एंड गो मीटिंग है, जहाँ आपकी कॉलिंग डे है, तो ये 4 टैक्टिक्स आप देखना। ये कौन है? मेरा बेटा नहीं, उसकी बीमारी है। जो आपने सही बोला कि जो मैंने देखा हुआ था उससे तो बहुत कम है। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਵੇਖ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। बेटा मैं तो कंसिस्टेंट रहना प्रोग्राम नाल, हाँ, मेरी बस। कमिटमेंट हुन प्रोग्राम नाल हैगी है ते मैं कंप्लाई करांगी प्रोग्राम दे हिदायतां। कुछ भी नहीं होना। I'm moving ahead. The next two, let's do it. It's communication, बातचीत करने का तरीका, वो हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बातचीत करने का तरीका हमेशा क्रिटिकल, प्रोवोकिंग, जहाँ हमारा बिहेवियर कंट्रोलिंग रहा है। तो यहाँ पे हम जो नए स्किल्स हैं, तो हमने बातचीत करनी, दैट वो 1 मिनट टॉक जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, उसकी हमने आदत डालनी है। एंड द नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कम्युनिकेशन में बात करूंगी मैं। कम्युनिकेशन हम पता है कैसे करते हैं? कम्युनिकेशन का मतलब होता है गल बात, गल। हम करते हैं गल, फिर गाला, फिर गला। हमारी कम्युनिकेशन ऐसी होती है, पहले गाल करनी, फिर गाला करनी, फिर गला फाड़ लेना। तो ये कम्युनिकेशन स्टाइल को हम चेंज करेंगे। हम 1 मिनट टॉक करेंगे, और मैं अपने लव्ड वंस को भी बता रही थी, डिसएग्रीइंग पोलाइटली करेंगे। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हम कहते हैं अभी हुने तुरंत फैसला दो। जैसे आपने बोला मैंने दसो कितनी देर, दसो पहले फाइनल दसो कितनी देर। तो कई बारी कोई ऐसी बात हो रही होती है, कोई ऐसा, एंड कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन की भी मैं बात साथ में करूंगी। हमारे घर में कंफ्लिक्ट्स आते ही तब हैं, हमारे घर में जो तसादम फसाद लड़ाई झगड़े इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल्स ठीक नहीं है, हमें बात करनी नहीं आती है। हमारी लड़ाई झगड़े जो कंफ्लिक्ट्स हैं वो आते इसलिए हैं क्योंकि हर इंसान तुला हुआ है अपने आप को सही बताने में। हम तुल जाते हैं अपने आप को प्रूव करने में कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। पर हम इसमें समझें कि लव्ड वन अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी बीमारी बोल रही है, उसमें जो हम तुल रहे हैं ना उसको एक्सप्लेन करने में उसका कोई फायदा नहीं है। अभी जितना मर्जी एक्सप्लेन कर दें। अब एक पैरानॉइड पेशेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक पैरानॉइड पेशेंट है जो अपनी वाइफ को कह रहा है मैंने तुझे फलानी जगह फलाने लड़के के साथ देखा है, तू मान इस बात को। वो कहती है अभी मैं नहीं मानूंगी, है ही नहीं ऐसा। वो कहता नहीं तू मानेगी तो मैं अगली बात करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। वो मानने में तुल जाती है। कई बार हम देखते हैं इतनी मिजरी कि वाइफ कहती है अच्छा तू शांत हो जा, अच्छा मैंने मान लिया, और वो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, उससे इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका पैरानोया और बढ़ जाता है। तो ये जो हमें कम्युनिकेट नहीं करना आता ना, हमें 1 मिनट टॉक करना आना चाहिए, अपनी कन्वर्सेशन को पॉज देना आना चाहिए। जब हमें पता लग रहा है कि हीटिंग अप हो रही है, हमारी जो कन्वर्सेशन में लड़ाई झगड़ा शुरू होने लग पड़ा है, तो हम उसको पॉज करके करेंगे कि इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेट्स डू समथिंग एल्स। पर हमें होता है कि नहीं अभी तुरंत आज ही जवाब दो, आज ही फैसला करो। वो आज ही जो है वो पॉज नहीं लाने देता और हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो हम अपनी कम्युनिकेशन भी बेटर करेंगे, प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स बंद करेंगे, और कोशिश करेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट्स अभी तक हुए हैं घरों में उसको हम थोड़ा सा रिजॉल्व कर सकें।